पीएम मोदी एक तरफ अपने कामों से विकास की नई गाथा लिख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ मोदी विरोध में लगे हुए हैं। दर्शकों, मीठा खाना आनंददायक है, लेकिन अधिक मीठा खाना नुकसानदेह है। विरोध तो ठीक है, लेकिन विरोध की सीमा पार कर जाना गलत है। विरोध तो लोकतंत्र का गहना है। लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि अगर सरकार कुछ गलत करे तो उसका विरोध अधिकार पूर्वक किया जा सकता है। लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी हर वक्त मोदी विरोध में लगे रहते हैं। लेकिन विरोध के नाम पर इस हद तक विरोध पर उतर जाना और देश हित और देश की सुरक्षा से जुड़े मुद्दे के खिलाफ भी बोलना कहां तक उचित है। दर्शकों, वर्ष 2014 में भारत ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री चुना। ये चुनाव केवल सरकार का परिवर्तन नहीं था, बल्कि लोक चेतना के उदय का प्रतीक था। जनता ने एक ऐसे नेता को राष्ट्र की बागडोर सौंपी जिसने स्वयं संघर्षों का अनुभव किया था और जो साधारण जन के जीवन की पीड़ा को समझता था। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने शासन को नई परिभाषा दी। उन्होंने नीति और कार्यक्रमों की आत्मा में वंचित को वरीयता का भाव भरा। यही भाव सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र में प्रकट हुआ। दशकों तक योजनाओं से वंचित लोगों को सम्मान और अवसर देना ही उनके शासन का मूल मंत्र बन गया। यही कारण है कि करोड़ों गरीब परिवारों को घर, शौचालय, गैस, बिजली और स्वास्थ्य बीमा जैसी सुविधाएं वास्तविकता बनी। लेकिन फिर भी राहुल गांधी कह रहे हैं कि पीएम मोदी ने देश को बेच दिया है। लेकिन राहुल गांधी को गांव में जाकर उन महिलाओं से पूछना चाहिए कि कैसे वो दशकों तक खेत में शौच के लिए जाने पर मजबूर रहते थे। लेकिन अब पीएम मोदी की वजह से वो खुद के घर में बने शौचालय का इस्तेमाल करती हैं। वहीं अभी राहुल गांधी भ्रामक राजनीति कर सियासी माइलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी उनका खेल खराब हो गया है। राहुल गांधी के किसान नेताओं से मुलाकात के बाद बीजेपी हमलावर है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी पर भारत यूएस ट्रेड डील को लेकर किसानों और मछुआरों को गुमराह करने का आरोप लगाया है। अमित शाह ने कहा है कि हाल ही में किए गए मुफ्त व्यापार समझौते और भारत अमेरिका व्यापार समझौते में देश के किसानों और मछुआरों के हितों की पूरी तरह से रक्षा की गई है। उन्होंने कांग्रेस के शीर्ष नेता राहुल गांधी पर झूठ बोलकर किसानों और मछुआरों को गुमराह करने और भ्रम पैदा करने की कोशिश करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी पर तीखा हमला बोलते हुए अमित शाह ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने रोजाना झूठ बोलने की एक नई परंपरा शुरू कर दी है। अमित शाह ने आगे कहा कि झूठ बोलना, जोर जोर से झूठ बोलना और उसे दोहराना राहुल गांधी की नीति है। लेकिन लोग आपकी झूठ गढ़ने वाली फैक्ट्री को पहचान चुके हैं। दर्शकों, ट्रेड डील पर राहुल गांधी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। लेकिन आप दर्शक ट्रेड डील पर पीएम मोदी के साथ है तो कमेंट सेक्शन में वी सपोर्ट ट्रेड डील जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ हैं। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी की बढ़ गई है चिंता। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के लोग ही राहुल का साथ नहीं दे रहे हैं और कांग्रेस में इस्तीफे नहीं थम रहे हैं। कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता इस्तीफा देकर भाग रहे हैं। दरअसल राजस्थान में आगामी पंचायत चुनाव की आहट के साथ ही राजनीतिक पाला बदलने का दौर भी शुरू हो चुका है। शनिवार को उदयपुर के सायरा क्षेत्र में उस समय कांग्रेस को बड़ा झटका लगा जब क्षेत्र के प्रभावशाली नेता और वर्तमान प्रधान सवाराम गमेती ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली। गोगुंदा विधायक प्रताप गमेती और देहात जिलाध्यक्ष पुष्कर तेली की मौजूदगी में हुए इस सदस्यता समारोह ने मेवाड़ के राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। ये दल बदल केवल एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, बल्कि एक बड़ा शक्ति प्रदर्शन जैसा था। सायरा के राजकीय महाविद्यालय के भूमि पूजन समारोह के दौरान सवाराम गमेती अपने सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं, वर्तमान और पूर्व सरपंचों के साथ बीजेपी खेमे में शामिल हुए। इस दौरान गोगुंदा विधायक के भाजपा कार्यक्रमों में खुशी की लहर दौड़ गई और जमकर नारेबाजी हुई। सवाराम गमेती सायरा और गोगुंदा क्षेत्र के आदिवासी समुदाय में एक गहरी पैठ रखने वाले नेता माने जाते हैं। उनका बीजेपी में शामिल होने से केवल सायरा ही नहीं बल्कि पूरी गोगुंदा विधानसभा में कांग्रेस का समीकरण बिगड़ सकता है। सवाराम के साथ क्षेत्र के कई प्रभावशाली सरपंचों और पूर्व सरपंचों ने भी बीजेपी की सदस्यता ली है, जिससे पंचायत स्तर पर कांग्रेस का बुनियादी ढांचा कमजोर हुआ है। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर सियासी घमासान जारी है जिसमें उन्होंने कहा था कि एक दिन हिजाब पहनने वाली महिला भारत की प्रधानमंत्री बनेगी। इस बयान पर बीजेपी नेताओं की प्रतिक्रियाओं के बाद अब ओवैसी ने एक बार फिर अपना रुख स्पष्ट किया है।
उन्होंने कहा है कि ये मेरा सपना है कि हिजाब पहनने वाली महिला भारत की पीएम बने। जिस मुद्दे पर राहुल गांधी केंद्र सरकार और पीएम मोदी को घेरने की कोशिश कर रहे थे, उस मुद्दे पर वो ऐसे फंसे कि उन्हें यू टर्न लेना पड़ा। दर्शकों, हर बार राहुल गांधी अपने ही द्वारा उठाए गए मुद्दों पर घिर जाते हैं। पीएम मोदी और सरकार के खिलाफ राहुल गांधी को कोई मुद्दा भी नहीं मिलता। राफेल डील पर चौकीदार चोर है से लेकर चीन ने भारत की जमीन हड़प ली के अलावा वोट चोरी और अब पूर्व सेना प्रमुख एमएन नरवणे की किताब पर राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले बयान पर तो राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से फटकार भी पड़ चुकी है। जज साहब ने सबूत मांगा तो राहुल गांधी पलट गए और कहने लगे कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो ये आरोप लगा रहे थे, जिसके बाद जज साहब ने राहुल को कड़ी फटकार लगाई। वहीं अब एक बार फिर बीजेपी ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया है। दर्शकों, संसद के बजट सत्र की कार्यवाही 9 मार्च तक स्थगित हो चुकी है। संसद के मौजूदा सत्र में लोकसभा में राहुल गांधी की तरफ से पूर्व आर्मी चीफ की किताब का जिक्र किए जाने के साथ ही गतिरोध शुरू हो गया था। आखिरी समय में गतिरोध भले ही टूट गया, लेकिन बजट सत्र पिछले 10 दिन विपक्ष और सरकार एक दूसरे के आमने सामने ही रहे। मामला इतना बढ़ गया कि पीएम मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर भाषण देने नहीं आए। विपक्ष ने लोकसभा स्पीकर पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए उन्हें हटाने का प्रस्ताव भी ला दिया। इस सब मामले को लेकर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व आर्मी चीफ जनरल एमएन नरवणे की किताब का जिक्र करते हुए कहा कि राहुल गांधी को बताना पड़ेगा कि जब किताब छपी ही नहीं तो उन्हें ये किताब कहां से मिली। उन्होंने कहा कि एक सिख सदस्य जो मंत्री हैं उन्हें राहुल गांधी देशद्रोही कह रहे हैं। रविशंकर ने कहा कि सदन में स्पीकर को यार कहा गया। राहुल के निर्देश पर उनकी महिला सदस्यों ने प्रधानमंत्री की कुर्सी को घेर लिया था। स्पीकर को चैम्बर में जाकर बदनाम किया गया। बीजेपी नेता ने आगे कहा कि शाहीन बाग की तर्ज पर ये उसे संसद में ला रहे हैं। प्रहलाद जोशी प्रेस से बात कर रहे थे, तब ये उसमें भी घुस गए। उनके खिलाफ सदस्यता को लेकर सवाल हुआ तो वो कहने लगे कि आप भाजपा वाले हैं। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि सदन के पटल पर झूठ बोलना ये बहुत पीड़ादायक है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी अलोकतांत्रिक आचरण करते हैं, ये बहुत पीड़ादायक है। उनके सारे आचरण की हम भर्त्सना करते हैं, उनका कोई उत्तरदायित्व नहीं है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पहले भी अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत को बदनाम कर चुके हैं। उन्होंने जॉर्ज सोरोस से जुड़े दस्तावेजों का जिक्र करते हुए कहा कि किन कागजों की कोई विश्वसनीयता नहीं रही, उनका हवाला देकर देश की छवि खराब की गई। प्रसाद ने वंदे मातरम के मुद्दे पर राहुल गांधी से सीधा सवाल किया। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम को पूरा गाने का नोटिफिकेशन जारी हुआ था। राहुल गांधी, आप बताइए कि पूरा गीत गाया जाए या नहीं। ये वही गीत है जिसने स्वतंत्रता संग्राम के लाखों सेनानियों को प्रेरित किया था। आप कहां खड़े हैं? वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के फायर ब्रांड सांसद निशिकांत दुबे लगातार राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। बीजेपी सांसद ने राहुल को टुकड़े टुकड़े गैंग का सरगना बताते हुए सवाल किया कि क्या कांग्रेस सांसद सत्ता के लिए भारत विभाजन की तैयारी कर रहे हैं। निशिकांत दुबे लोकसभा स्पीकर को राहुल गांधी के कथित अनैतिक आचरण के लिए सदस्यता समाप्त करने और चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दे चुके हैं। वहीं अब एक्स पर कुछ दस्तावेज शेयर कर निशिकांत दुबे ने लिखा है, सन 1978 दिसंबर, जब इसी प्रकार के सब्सटैंशिव मोटिव के आधार पर राहुल गांधी जी की दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की सदस्यता गई थी और सीधे वो जेल गई थी। वहीं एक दूसरे पोस्ट में निशिकांत दुबे ने लिखा कि जब इसी प्रकार के मोशन पर राहुल गांधी जी के परनाना नेहरू जी ने मुदगल की संसद सदस्यता खत्म कर दी थी। संसद में चर्चा पूरे सोरोस के शस्त्रों के साथ होगी, निर्णय सदन के माध्यम से जनता करेगी। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं। राहुल गांधी चले तो थे किताब और एप्स्टीन पर सरकार को घेरने, लेकिन खुद एक्सपोज हो गए। दर्शकों, पीएम मोदी ने शनिवार को असम का दौरा किया, जहां राजधानी गुवाहाटी में पीएम मोदी ने एक जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं की मेहनत की सराहना की, साथ ही कांग्रेस पर हमलों की बौछार भी की। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के शासनकाल में राज्य को विकास के लिए तरसाया गया। कांग्रेस ने असम के साथ भेदभाव किया। आज भारत दुश्मनों के घर में घुसकर मारता है, वहीं कांग्रेस आतंकियों को कंधे पर बिठाती है। पीएम मोदी ने पार्टी की उपलब्धियों पर पूरा श्रेय जमीनी स्तर पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं को देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी आज जिस ऊंचाई पर है वो केवल और केवल उन समर्पित
कार्यकर्ताओं की वजह से संभव हुआ है। पीएम मोदी ने संगठन की भूमिका पर खास जोर दिया और कहा कि बीजेपी संगठन में पूरा विश्वास करती है। संगठन की शक्ति ही राष्ट्रीय जीवन में बदलाव की सबसे मजबूत आधारशिला है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े स्तर पर जुड़े कार्यकर्ताओं से मिलना उनके लिए सौभाग्य की बात है, जो पार्टी की मजबूती का परिचायक है। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले 11 सालों में केंद्र सरकार ने असम के विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए 5.5 लाख करोड़ से अधिक की राशि आवंटित की है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस वो पार्टी है जो असम के विकास के लिए धन देने से भी कतराती है। ऐसे में क्या वो असम का विकास कर सकते हैं? इस साल के बजट में खासतौर से पूर्वोत्तर भारत की कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कनेक्टिविटी बढ़ाने से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे, इसलिए असम में सड़कों और हाईवे परियोजनाओं के लिए हजारों करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दर्शकों, पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के डिब्रूगढ़ में देश की एक बड़ी सामरिक उपलब्धि का उद्घाटन भी किया। पीएम मोदी ने खुद वायुसेना के C-130J सुपर हरक्यूलिस विमान से हाईवे पर बनी देश की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर उतरे। ये स्ट्रिप भारत चीन सीमा के बेहद करीब है। युद्ध या किसी भी आपात स्थिति में यहाँ लड़ाकू विमान और भारी ट्रांसपोर्ट विमान आसानी से लैंड कर सकेंगे। इस हाईवे स्ट्रिप पर राफेल, सुखोई 30 और डोनियर जैसे विमानों ने सफलतापूर्वक टच एंड गो अभ्यास भी किया। तो देखा आपने कैसे पीएम मोदी देश को विकास की पटरी पर दौड़ा रहे हैं। तो वहीं 2024 के बाद से लेकर अब तक राहुल गांधी सिर्फ और सिर्फ विरोध की राजनीति में लगे हुए हैं। वहीं केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने ट्रेड डील पर राहुल गांधी के आरोपों को पूरी तरह से झूठी कहानी करार देते हुए कहा कि भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते में किसानों के हित को पूरी तरह से सुरक्षित किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के इशारे पर किसानों को गुमराह कर रहे हैं और उनका दावा बेबुनियाद है। वहीं केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बारे में झूठ फैलाने के लिए विपक्षी दल कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों के हितों को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है। राहुल गांधी किसी मुद्दे को तो जोर शोर से उठाते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद असलियत बाहर आने के साथ ही उनका वो मुद्दा दम तोड़ देता है। वहीं विपक्ष में शामिल दल भी बीजेपी को समर्थन दे रहे हैं या तो बीजेपी के साथ जाने के लिए बेचैन नजर आ रहे हैं। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना यूबीटी ने तो बीजेपी से हाथ मिलाकर कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका दिया है, जिससे कांग्रेस तिलमिला गई है। वहीं शरद पवार भी दिवंगत अजित पवार गुट के एनसीपी के साथ विलय करके सरकार में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। विमान हादसे में अजित पवार के निधन के बाद खबर तो ये भी आई थी कि एनसीपी के साथ अपनी पार्टी का विलय कर शरद पवार राज्य सरकार और केंद्र सरकार में शामिल होना चाहते हैं। अपनी बेटी सुप्रिया सुले के लिए केंद्र में वो मंत्री पद चाहते हैं, लेकिन उनकी बात अजित गुट और बीजेपी के साथ अब तक नहीं बन पाई है। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना यूबीटी ने बीजेपी से हाथ मिला लिया है। दरअसल महाराष्ट्र के चंद्रपुर महानगर पालिका में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद कांग्रेस सत्ता हासिल करने से चूक गई और बीजेपी ने दांव चलते हुए अपना मेयर बना लिया। वहीं उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने यहां ऐसी स्थिति के लिए कांग्रेस को ही जिम्मेदार ठहराया। कांग्रेस को नसीहत देते हुए संजय राउत ने कहा कि सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद चंद्रपुर में सत्ता हासिल न कर पाने पर कांग्रेस को शर्म आनी चाहिए। वहीं कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए उद्धव गुट से स्पष्टीकरण मांगा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा कि शिवसेना यूबीटी को जवाब देना चाहिए कि उसने अपने पार्षदों को बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की खुली छूट क्यों दी। हमारे पार्षद एकजुट रहे और उन्होंने दल बदल नहीं किया। उन्होंने आगे कहा कि अगर आपको हमारी आपसी कलह से कोई आपत्ति थी तो आप महापौर पद के लिए मतदान के दौरान अनुपस्थित रह सकते थे या वोटिंग से दूर रह सकते थे। वहीं महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर ठाकरे परिवार के रिश्ते और गठबंधन की राजनीति को लेकर हलचल तेज हो गई है। चंद्रपुर नगर निगम में बीजेपी का महापौर बनने के लिए उद्धव गुट के समर्थन के बाद सियासी गलियारों में नई चर्चाओं ने जन्म ले लिया है। इस बीच राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के नेता संदीप देशपांडे ने उद्धव ठाकरे गुट पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसके बाद राजनीतिक माहौल गर्म हो गया है। उन्होंने दावा किया है कि शिवसेना उद्धव गुट के पार्षदों ने बीजेपी का समर्थन करने के लिए कथित तौर पर 1-1 करोड़ रुपए लिए हैं। इस आरोप ने न सिर्फ दोनों दलों के रिश्तों पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि ठाकरे बंधुओं के बीच रिश्तों को लेकर भी अटकलें तेज कर दी है। हाल ही में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ नगर निकाय चुनाव लड़ने के लिए करीब आए थे। इससे ये संकेत मिल रहा था कि दोनों भाइयों के बीच सियासी दूरी कम हो सकती है।
लेकिन चंद्रपुर नगर निगम की घटना और आरोप प्रत्यारोप ने इस संभावित एकजुटता पर सवालिया निशान लगा दिया है, खासकर तब जब एमएनएस नेताओं ने खुलकर उद्धव गुट के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी है। वहीं उद्धव गुट के स्थानीय नेताओं ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश करार दिया है। इससे महाराष्ट्र की राजनीति में नए समीकरण बनने की संभावनाएं भी जताई जा रही है। दर्शकों, आपको बता दें कि चंद्रपुर नगर निगम में कुल 66 पार्षद हैं, जिनमें कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी है। कांग्रेस के पास 27 पार्षद हैं, जबकि बीजेपी के पास 23 पार्षद हैं। शिवसेना उद्धव गुट के पास 6 पार्षद हैं, जिसके समर्थन से बीजेपी महापौर पद हासिल करने में सफल रही। वहीं इस गठबंधन ने राज्य की राजनीति में नई बहस छेड़ दी है। ऐसे में अब सवाल ये भी उठने लगे हैं कि क्या उद्धव ठाकरे भी अब बीजेपी के साथ जाने के लिए बेचैन हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें